गुड इवनिंग बच्चों। कैसा चल रहा है तरुण मलिक? कैसा चल रहा है शिवानी? कैसा चल रहा है निखिल? पृथ्वी कैसा चल रहा है बेटा? ठीक चल रहा है? आप लोग मुझे लगता है कि जितना मैं वीडियोस डाल रहा हूं उसको कवर अप नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही पीछे चल रहे हो आप लोग, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि व्यूज से एक आइडिया लग जाता है कि आप लोग कितना देख रहे हो। ठीक है, तो आप लोग, मुझको लगता है जितना मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूं उस हिसाब से स्पीड आपकी नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो आप उसको मैनेज करिए और इस कमिंग संडे तक एकदम बराबर पैरेलल चलने की तैयारी करिए। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे। पिछले टॉपिक्स में जो मैंने आपको डिस्कस किया था उसके आगे, तो उसमें मेरा हेडिंग था, लास्ट लाइन जो मैंने बोला था, सम ऑर्डर्स, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सम ऑर्डर्स रिलेटेड टू 16th ग्रुप। ठीक है, सम ऑर्डर्स रिलेटेड टू 16th ग्रुप, सम ऑर्डर्स रिलेटेड टू 16th ग्रुप। तो जैसे बच्चों, जैसे मैंने 15 ग्रुप का बताया था आपको, उसी तरीके से 16 ग्रुप का भी एक आइडिया है। एनसीईआरटी में इस तरीके कोई ऑर्डर नहीं है, ये प्रॉब्लम्स की जो डिमांड है आपके कंपटीशन स्टैंडर्ड में, जो प्रॉब्लम्स की डिमांड है उसके हिसाब से ये मैंने हेडिंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं, तो जब ऑर्डर्स की बात करेगा तो इन्हीं में से एक ऑर्डर आपसे पूछना चाहेगा। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज वो बन सकती है कंपटीशन लेवल पर, वो सारे ऑर्डर्स को मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले मैं 1 मिनट के लिए हटता हूं, आप बोर्ड से नोट करें। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है पानी केस में, फिर सल्फर, फिर सिलेनियम, और यहां जो रूल काम करता है उसको बोलते हैं ड्रैगोस रूल। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखना बेस्ड ऑन ड्रैगोस रूल, बेस्ड ऑन ड्रैगोस रूल, बेस्ड ऑन ड्रैगोस रूल। ठीक है बेटा, लिख लिया। H2S में बेटा मेरी बात समझना, H2S में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है, H2S में 90 डिग्री के आसपास होता है। यहां पर सल्फर और क्लोरीन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, इसकी वजह से इसका एंगल थोड़ा सा इससे ज्यादा हो जाता है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, जब भी आपसे पूछता है आप गलत करके आते हो। ठीक, ठीक है बेटा। अब देखो, यहां क्लोरीन ले रखा, फ्लोरीन ले रखा, यहां क्लोरीन था, यहां फ्लोरीन था, तो क्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा होगा, इस वजह से एंगल क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो यहां ब्रैकेट में लिखना, इसका तो सबसे कम होता है, 90 डिग्री होता है, और इन दोनों का जो रीजन है वो रिपल्शन की वजह से। लिखा बेटा? अगला देखो, अब हमने बॉन्ड लेंथ निकालना है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स होता है बॉन्ड लेंथ के, ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इन सब का, इन तीनों को बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स बॉन्ड लेंथ होता है, तो ये आप इसको अप्लाई करेंगे। तो यहां पर एक लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स बॉन्ड लेंथ। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो आपको मैंने टेक्निकल फंडा बताया था ऑक्सीजन के केस में, बताया था आपको ऑक्सीजन के केस में कैसे करेंगे। ऑक्सीजन के बाद जो है हमारा एक नया केस आया, एनो का केस आएगा, जैसे हमने सब किया था, सब 11 में खूब अच्छे से बताया गया है। अब यहां पर कुछ सवाल बॉन्ड लेंथ को भी पूछ लेता है ना। तो बॉन्ड लेंथ, वही फंडा जो मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद इन्वर्स करने की बॉन्ड लेंथ कर देंगे। राइट, बताना पड़ेगा, जैसे KO2 में है, यहां O2 माइनस का निकलेगा, यहां O2 का निकलेगा, और यहां पर क्या है, O2 प्लस का निकलेगा। राइट, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, यहां पर रेजोनेंस वाला फंडा अप्लाई करेंगे, यानी कि रेजोनेंस का फंडा अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको सिखाया था, और क्वेश्चन पूछा गया एनो बॉन्ड लेंथ। ठीक, यहां पर हमने पूछा है OO बॉन्ड लेंथ,
तो सबका सबका क्या करेंगे, सबका घुमा फिरा के मैंने एक ही बात बताया आपको कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद रिवर्स कर देंगे, दैट इज बॉन्ड लेंथ। नोट करिए। अब देखो डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट निकालना मैंने आपको खूब सिखाया है और ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। अगर मान लिया जाए कि किसी एलिमेंट के साथ दो मेंबर्स लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर इधर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर मान लिया जाए इस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, राइट। तो आप समझना कि हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर हम लोग डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहां पर जो ऑर्डर मैंने दे रखा है वो दे रखा है। यहां देखो, यहां पर ये मैंने आपको एक्सेप्शन केस बताया था 11 केस में, यहां पर एक बताया था कि डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, दोनों पर कैलकुलेट करेगा। इस वजह से इसकी स्लाइटली इससे ज्यादा होगा। जब भी पूछा जाता है एज इट इज पूछा जाता है। अब यहां देखो Cl3 है, यहां Br3 है, यहां I3 है। आप जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है Br और I से, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है। ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक का एरोमेट से ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये CF3 है, ये CH3 है और ये आपका यहां एंगल वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। जो मैंने डाइपोल मोमेंट में एंगल वाला फंडा बताया है वहां ये काम करेगा। ये आपका CH3 है, ये आपका CF3 है, ये आपका CF3, ये CH3। इज दैट क्लियर? तो जितना दूर रहेंगे उतना जो है डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जितना पास में आ जाएंगे डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ये मैंने आपको फंडा सिखाया था। अब इसी तरीके से देखो, ये बेंजीन के ऊपर साइनाइड लगा है, बेंजीन के ऊपर सभी केस में बेंजीन के ऊपर साइनाइड, बेंजीन के ऊपर साइनाइड सभी केस में लगा हुआ है। अब बेंजीन के केस में साइनाइड लगा हुआ है, बात को समझना। तो इस वाले केस में ऊपर भी साइनाइड लगा है और नीचे भी साइनाइड लगा है, ऊपर और नीचे दोनों लगा हुआ है, तो सिमेट्रिकल की कंडीशन होगी और सिमेट्रिकल के केस में डाइपोल मोमेंट 0 होता है, राइट। सिमेट्रिकल के केस में डाइपोल मोमेंट 0 होगा, बात खत्म हो गई। अब यहां पर देखो, यहां देखो, ये आपका CH3 यहां लगा हुआ है, इसके बाद यहां लगा है, फिर इसके बाद यहां लगा है। तो जैसे जैसे CH3 इसके पास जाएगा, CN के पास जाएगा, डाइपोल मोमेंट आपका कम होता चला जाएगा। उसकी जो वजह क्या है कि CH3 में होता है प्लस आई इफेक्ट, यहां होता है प्लस आई इफेक्ट और यहां भी होता है प्लस आई इफेक्ट। तो और साइनाइड पर जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है। जैसे जैसे प्लस आई माइनस के पास जाएगा डाइपोल मोमेंट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके बाद क्लोरोटॉल्विन में पैरा मेटा ऑर्थो और क्लोरोनाइट्रोबेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा, और इसी पर आपकी एसिडिटी भी बेस करेगी माइनस आई इफेक्ट वाला केस। मैंने जो ऑर्गेनिक में सिखाया था सेम फंडा है, मैंने आपको एक एज ए रिवाइज करा दिया। नोट करिए। अब देखो, दो केसेस में डिस्कस करने चल रहा हूं, एक तो आयनिक कैरेक्टर और एक है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर के कुछ एक्सेप्शन केसेस जो है, जहां पर हमारी सारी फैजांस रूल ऑफ पोलराइजेशन जो मैंने आपको बताया था, तो काफी जगह आपके एक्सेप्शंस हैं। तो इस जगह पर मैंने उन एक्सेप्शन को जगह दिया हुआ है, यानी कि ये जो केसेस मेरे पास देखने को मिल रहा है वो फ्लोरीन के केसेस ज्यादा है, फ्लोरीन के केस ज्यादा है, यानी मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन केस में एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट लगता है, तो वहां पर फैजान रूल परफेक्टली अप्लाइड नहीं होता है। तो उस केस के लिए मैंने कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल जो एक्सेप्शन केस है मैंने उनको जगह दिया हुआ है। बाकी जो रियल कॉन्सेप्ट है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में खूब डिटेल में बता दिया। अब देखो कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फैजान रूल कहता क्या है? फैजान ये कहता है कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए एनायन आपका बड़ा होना चाहिए और कैटायन आपका छोटा होना चाहिए। फैजान रूल ये कहता है, फैजान रूल ऑफ पोलराइजेशन आपका कहता है कि अगर हमारा मामला कोवेलेंट का है तो एनायन बड़ा होगा और कैटायन छोटा होगा। तो इस केस में देखो I, Br, Cl और F, तो अगर मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा एनायन कौन है तो आप कहेंगे I, सबसे छोटा एनायन कौन है F, तो आप जानते हैं सबसे बड़ा एनायन ये है, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। अगर मैंने कहा CuCl और NaCl की मैं बात कर रहा हूं, तो CuCl और NaCl में बेटा मेरी बात समझना, CuCl में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Na में जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाले को कहते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इसको कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
तो जहां पर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी 18 इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, 18 इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है 8 इलेक्ट्रॉन से, और 18 इलेक्ट्रॉन वाले को कहते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और 8 इलेक्ट्रॉन वाले को कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कहते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन यानी सूडो नोबल गैस का जो है कोवेलेंट कैरेक्टर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होगा। नोट करें, और जो मैं रीजन लिखा हूं वो रीजन लिख रहे हैं। लिखा बच्चों? अब इन तीनों केस में अगर मैं बात करता हूं तो तीनों ही केस में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे मैं मरकरी की बात कह लूं, चाहे कैडमियम की बात कर लूं, चाहे जिंक की बात कर लूं, तीनों ही केस में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर सभी केस में जिंक, मरकरी और कैडमियम जानते हैं ये 5D है, ये 4D है, ये 3D सीरीज, ये आपका 5D 4D 3D सीरीज का एलिमेंट है। तो अगर मैं तीनों ही केसेस में देख रहा हूं कि तीनों ही केस में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, तो जब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर 5D में ज्यादा होगा, फिर 4D में, फिर 3D में। तो चाहो तो आप लिख सकते हो 5D, फिर आपका 4D, फिर आपका 3D, ये लिख सकते हैं। और Hg2Cl2 का ज्यादा होगा HgCl2 से, इसको लिखेंगे एक्सेप्शन। लिखा बेटा? अब इधर देखो, अब ये कैडमियम क्लोराइड है, इसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। स्ट्रॉन्सियम यानी आयनिक कैरेक्टर है, इसमें डी ब्लॉक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और स्ट्रॉन्सियम में बात करेंगे तो मेटल है, आयनिक कैरेक्टर है। आयनिक कैरेक्टर अगर जो है कम होगा, अगर आयनिक कैरेक्टर कम होगा तभी कोवेलेंट इसमें, अगर हम ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटा हिसाब कि अगर मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर सर्च करना है तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होना चाहिए। तो इस केस में आयनिक कैरेक्टर देखने को मिला, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, राइट। अब ये आपका Sn आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, सबसे ज्यादा होता है डी ब्लॉक, फिर आपका पी ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर सर्च करने के लिए मैं ये भी लिख सकता हूं, लिख लो डी ब्लॉक एलिमेंट कोवेलेंट के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रेटर देन पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रेटर देन पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का सबसे कम होगा और डी ब्लॉक एलिमेंट का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। लिखा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि मोस्ट, देखो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होगी उसका मतलब ये होगा उससे उतना ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। अगर मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन सल्फर में ध्यान से देखूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज्यादा है और सल्फर की सबसे कम है, राइट। हाइड्रोजन सब में कॉमन है, उसको किनारे लगा दो। अब देखो यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर मेरे को फ्लोरीन दिख रहा है, यहां ऑक्सीजन और यहां सल्फर। तो बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां होने वाली है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर। तो कहने का मतलब जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का फंडा सीखो बच्चों। अब वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है, तो मैंने जो ऑर्डर लिखा हुआ है पहले लिखो फटाफट। ठीक, अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखो कि इसमें आप ये कह सकते हो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप इस समझ लो, छोड़ो। एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल में होता है और इंटरमोलिकुलर दो डिफरेंट में होता है। तो इसमें जो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, या आपके क्वेश्चन जो देता है उसमें लिखता है एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें आप लिखेंगे एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो इसमें वाटर के केस में एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
इसमें क्या होगा, एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इज अ क्लियर? अब जब मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी बात देखो, अब हमें ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करना है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हमें ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करना है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीनों में नहीं है, तो ऐसे केसेस में जब हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निकालने का एक ही तरीका होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मैं पहले भी खूब बता चुका हूं। तो यहां पर जो हाइड्रोजन में, सॉरी वाटर के अंदर जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इन तीनों केस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने की वजह से यहां पर हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मैं लिख सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, जैसा आपका मन। और इसमें हमारा होगा एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ये आपके कुछ एक्सेप्शंस है। लिखा? लिखा बच्चों? और रेडियस में आप एक चीज जानते हो कि रेडियस जो होता है वो एनायंस का ज्यादा होता है कैटायन से। तो रेडियस का जो सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा एनायन, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन। तो इसके बेस से मैंने ये ऑर्डर लिखा हुआ है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में खूब अच्छे से पढ़ा है। एसिडिटी में आ जाओ बच्चों, एसिडिटी में आ जाओ। तो पहला केस देखो, एसिडिटी में देखो पहला केस, H2 और Te की जो बॉन्ड लेंथ है बहुत ज्यादा है। H2 यानी H और T की जो बॉन्ड लेंथ है बहुत ज्यादा है। इस बॉन्ड लेंथ की वजह से हाइड्रोजन को निकालना आसान होगा, और जहां पर आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा वो उतना बढ़िया एसिड होगा। तो यहां पर जो फंडा काम कर रहा है, ये ऑर्डर है ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है? अब देखो CO2 है, वाटर जो होता है एम्फोटेरिक होता है, एसिड बेस दोनों का कैरेक्टर होता है, राइट। और CO बेसिक होता है। तो CO के नीचे लिखो बेसिक, और इसमें एम्फोटेरिक, राइट, और ये एसिडिक। डी में दोनों मिक्स टाइप रहता है। ठीक है? तो ये आपका एसिडिक हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। ये JEE में 2 बार पूछा गया है। ठीक है? अब देख, इसमें हम देख बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से। SO3 में सबसे ज्यादा क्यों है? SO3 में सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 आएगा। कितना आएगा? +6 आएगा। तो यहां +6 आएगा। अब इन तीनों की अगर मैं बात करता हूं, तो इन तीनों में खास बात क्या है? देखो, हाइड्रोजन तो है नहीं, ताकि ये पहला वाला फंडा लग जाए। हाइड्रोजन तो है नहीं। अब इन तीनों में हम देखते हैं क्या? हम देखते हैं एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, ये और ये, बताओ किसकी ज्यादा है? सल्फर, फिर सिलेनियम। अच्छा, हम इन तीनों में ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। आप किसी का भी निकाल के देखो, कॉमन आएगा। लेकिन इसका ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। राइट? नोट करो। लिखा बेटा? अब देख, HOCl, HOBr और HOI, अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं तो इसमें एसिडिटी Cl की ज्यादा है, रीजन आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसके आगे भी लिखो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लिखा? सेम इन दोनों पर फंडा लग जाएगा जैसे मैंने ऊपर समझाया है। अब थोड़ा देखो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा, और साथ में इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है। यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, सल्फर, फिर सिलेनियम, सबसे कम टिलोनियम,
तो थर्मल स्टेबिलिटी आप लिख सकते हो, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फंडा क्लियर, राइट। अब स्टेबिलिटी ऑफ हेक्साफ्लोराइड की बात करें, देखो सल्फर हेक्साफ्लोराइड की खास बात करें, अगर हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो 100% ये नॉन पोलर हो गया। 100% क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। अब थोड़ा मेरी बात समझना ध्यान से, इस केस में सल्फर हेक्साफ्लोराइड में डाइपोल मोमेंट 0 है, यानी डाइपोल मोमेंट 0 है, और अपने डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। स्टेबिलिटी का मतलब यहां सेंस क्या होगा कि आसानी से डिसोसिएट नहीं होगा। अगर हम कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन पानी के साथ करिए तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो केमिकली इनर्ट है। तो आप यहां एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज केमिकली इनर्ट। ठीक। अब जो है, अब हमारा पास अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है ब्लीचिंग एजेंट। बच्चों ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग होता क्या है? ब्लीचिंग होता क्या है? अगर कोई कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई कलर्ड कंपाउंड है, वो नेसेंट हाइड्रोजन या नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और कलरलेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। फिर से सुन लो, अगर कोई कलर्ड कंपाउंड है, नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आएगा तो कलर्ड कंपाउंड कलरलेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलेंगे ब्लीचिंग टेंडेंसी या ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। बच्चों मेरी बात समझिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन का यूज करूंगा तो ये रिडक्टिव टाइप ऑफ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होगा। अगर नेसेंट ऑक्सीजन को, ध्यान समझना, नेसेंट हाइड्रोजन यूज करना है, अगर मैं नेसेंट हाइड्रोजन को यूज करूंगा, एक हाइड्रोजन एटम नेसेंट हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एटम O2 होता है ना, एक ऑक्सीजन एटम लेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब अगर मैं नेसेंट ऑक्सीजन ले रहा हूं तो ऑक्सीडाइजिंग टाइप प्रॉपर्टी होगा, और नेसेंट हाइड्रोजन ले रहा हूं तो रिडक्टिव टाइप ऑफ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होगा। अब यहां पर खास बात क्या है कि ये 3 केस मैंने दे रखे हैं। पहले एक लाइन लिखो, ब्लीचिंग एजेंट में लिखो, colored material reacts with nascent oxygen or nascent hydrogen, then colored material converted into colorless form, it is known as bleaching properties. नेक्स्ट लाइन से लिखो, if nascent oxygen is taken, then such type of bleaching properties is known as oxidative, which is present in ozone, chlorine, hydrogen peroxide. Next, if nascent hydrogen is taken, then such type of bleaching properties is known as reductive, and it is present in SO2 गैस। लिखा है मैंने। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनहाइड्राइड ऑफ डिफरेंट ऑक्सी एसिड। हेडिंग डालो, एनहाइड्राइड ऑफ डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स, एनहाइड्राइड ऑफ डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे इस कंपाउंड से अगर हम पानी निकालते हैं
तो ये और ये, मतलब इन सबके, ये जो एनहाइड्राइड है किसका, H2CO3 का। यानी कि अगर हम इस कंपाउंड से पानी निकालेंगे तो ये बनेगा एनहाइड्राइड प्रोडक्ट। तो अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि H2CO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा, तो आप जिसका भी पूछा जाए उससे पानी निकाल दो, क्या कर दो, पानी को निकाल दो। तो इसमें से अगर हम किसी से भी पानी निकाल देंगे तो इसका एनहाइड्राइड ऑब्टेन होगा, राइट। जैसे इससे पानी निकालेंगे तो ये एनहाइड्राइड है, यानी ये जो लिखा हुआ है ये सारे के सारे एनहाइड्राइड हैं, ये सारे के सारे एनहाइड्राइड हैं, ये और ये सारे एनहाइड्राइड है। किसके एनहाइड्राइड है, इनके एनहाइड्राइड है, राइट। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको बोलेंगे क्रोमिक एसिड, क्या बोलेंगे, क्रोमिक एसिड, ठीक है। और इसको बोलेंगे परमैंगनिक एसिड, क्या बोलेंगे, परमैंगनिक एसिड। बच्चों मेरी बात सुनो और समझो, राइट। हमसे जो आजकल क्वेश्चन पूछने का जो तरीका बन रहा है वो सबसे ज्यादा इसमें और इसमें बन रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एनहाइड्राइड है ये वाला और ये एनहाइड्राइड है, ये इन दोनों का एनहाइड्राइड है, इन दोनों का एनहाइड्राइड ये है और इन दोनों का एनहाइड्राइड ये है। इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड, यानी इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। नोट करो, लिखा बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालो सल्फर। लिखो सल्फर है, लिखो सल्फर, लिखो सल्फर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, सल्फर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। नंबर 1 नॉर्मल फॉर्म्स, नंबर 2 एमॉर्फस फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म। लिखो बेटा, नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सल्फर, नॉर्मल फॉर्म ऑफ सल्फर आर ऑफ 3 टाइप्स, आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 अल्फा फॉर्म, नंबर 2 बीटा फॉर्म, नंबर 3 गामा फॉर्म। ठीक बेटा, कुछ लाइनें फटाफट लिखो, जो ज्यादा जरूरी वो पूछे जाते हैं, जो लिखवा दे रहा हूं मैं। लिखो अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर इज नोन एज, अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर इज नोन एज rhombic, RHOMBIC, rhombic sulfur, rhombic sulfur. It is yellow in color, yellow in color, comma, insoluble in water, but yellow in color, comma, insoluble in water, but soluble in carbon disulfide. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड इट कंटेन 107 डिग्री एंगल। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो बीटा फॉर्म ऑफ सल्फर इज, beta form of sulfur is known as monoclinic sulfur and it is soluble in carbon disulfide CH2, carbon disulfide। नेक्स्ट लाइन से लिखो गामा फॉर्म ऑफ सल्फर, gamma form of sulfur is known as plastic sulfur, plastic sulfur। it is insoluble in, it is
insoluble in carbon disulfide, and it contain highest enthalpy of combustion, है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो, amorphous form of sulfur are of three types. नंबर 1 प्लास्टिक फॉर्म, नंबर 2 मिल्क ऑफ सल्फर, नंबर 3 कोलाइडल सल्फर। तो देखो, प्लास्टिक सल्फर को हम गामा फॉर्म ऑफ सल्फर भी कहते हैं। तो प्लास्टिक सल्फर में खास बात क्या होगा, इसमें नॉर्मल और एमॉर्फस दोनों कैरेक्टर पाया जाएगा। प्लास्टिक फॉर्म में नॉर्मल और एमॉर्फस फॉर्म दोनों कैरेक्टर पाया जाएगा, जो मैंने लिखवा दिया है। इसको छोड़ो, नेक्स्ट लाइन से लिखो पाउडर फॉर्म ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन and obtained solution is acidified, which is known as, acidified के बाद कॉमा लगा देना, and such solution is known as milk of sulfur। नेक्स्ट लाइन से लिखो Na2S2O3 reacts with HCl gas, then colloidal sulfur is obtained। नेक्स्ट लाइन से लिखो नोट करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, S2 मॉलिक्यूल यानी S2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, ये ब्रैकेट में लिखना है एनसीईआरटी, जस्ट लाइक O2। नेक्स्ट लाइन से लिखो S6 कंटेन chair like structure, so it is also known as chair form sulfur। नेक्स्ट एंड डालो, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर and their structure लिखो, in oxy acid of sulfur we mainly observed SS bonding, right? SS bonding like this one, SS bonding। ठीक है, तो आज की तारीख में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। 4 कंपाउंड बना देगा, है ना, उनके स्ट्रक्चर की फीलिंग आपको पता होनी चाहिए, और ये पूछेगा इसमें एसएस बॉन्डिंग है या नहीं है। आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेगा कि इसमें एसएस बॉन्डिंग है या नहीं है। ठीक है बच्चों, लिखना शुरू करें।